गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में अपना आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी कंप्लीट हो गई थी। अपन ने थोड़ा बहुत आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल को देखा था। आज अपन वो सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। उन सभी ऑर्गन्स को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख या मुख गुहिका की या बकर कैविटी की। तो सबसे पहले बकर कैविटी को या मुख गुहा को समझने के लिए आपको अपना मुंह या मुख खोलना पड़ेगा। ये मुख खोलना है, जैसे ही खोलोगे आप तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे जो अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप मुख खोलोगे तो हो सकता है आपके मुंह में से पानी आ जाए कि सर हमको मिठाई खिलाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मिठाई बाद में खाना जब आपका रिजल्ट आएगा तब। अभी तो ये पढ़ेंगे अपन क्या, बकर कैविटी। जैसे ही आप अपना मुख खोलोगे तो सबसे पहले आपको अपने लिप्स को ऊपर की तरफ प्रेस करना है या ऊपर की तरफ प्रेशर लगाना है, तभी ये मुख खुलेगा। तो मुख का सबसे जो बाहरी आवरण होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? लिप्स या ओष्ठ या होठों से मिलकर के बना होता है। एक ऊपरी होठ होता है, एक नीचे वाला होठ होता है। ये दोनों मिलकर के मुख को खोलने का एवं बंद करने का कार्य करते हैं। ये तो हो गया मुख खोलने की बात। अब खोल के अंदर वाली चीज़ को देखते हैं कि अंदर अंदर क्या माल भरा हुआ है। तो जैसे ही अपने मुख को खोलते हो तो सबसे पहले ऊपर की तरफ टच करिए और एक बार नीचे की तरफ टच करिए। ठीक है, तो ऊपर की तरफ टच करोगे आप तो एक कठोर संरचना का अनुभव करोगे, और जब इसी को नीचे की तरफ टच करोगे तो एक सॉफ्ट संरचना का अनुभव करोगे। ये कठोर और सॉफ्ट संरचनाएं तालु होती हैं। ऊपर वाला भाग कठोर होता है जिसे कठोर तालु कहा जाता है, जबकि नीचे वाला भाग अपेक्षाकृत सॉफ्ट होता है जिसे सॉफ्ट तालु कहा जाता है या कोमल तालु कहते हैं। उसके बाद एक आगे से मुक्त और पीछे से जुड़ी हुई संरचना आपको दिखेगी जिसे अपन जीवा या जीभ कहते हैं। ये जीवा या जीभ पीछे से एक विशेष प्रकार की संरचना ये ऐसी होती है। मान लीजिए ये आगे से तो मुक्त होती है लेकिन पीछे से किसी से जुड़ी रहती है। जहाँ से पीछे से जिस संरचना से जुड़ी रहती है उस संरचना को फेनुअल लिंगुअल कहा जाता है। ठीक है, फेनुअल लिंगुअल क्या होता है बहुत अच्छे से याद रखना। जीवा आगे से मुक्त होती है लेकिन पीछे से जुड़ी होती है। पीछे से किस संरचना से जुड़ी रहती है? तो फेनुअल लिंगुअल से जुड़ी रहती है। अब देखते हैं जीवा का क्या कार्य होती है। ये जो संरचना होती है इसका विशेष क्या कार्य होता है? अपन जो कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे नमकीन खाई, मिठाई खाई या कुछ और चीज़ खाई, तो उसके स्वाद का अनुभव इसी जीवा के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा जीव में क्या पाया जाता है जो अपने स्वाद का अनुभव करवा देते हैं? तो जीवा में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिसके कारण ये स्वाद का अनुभव कर सकती हैं। ठीक है, तो ये होती है जीवा। फिर आते हैं दांत पर। मनुष्य में भी एक विशेष प्रकार के दांत पाए जाते हैं और जो भोजन को छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करते हैं। तो इन दांतों की क्या विशेषता होती है, इसकी संरचनाएं कैसी होती है, ये आखिर किस प्रकार अपने संरचनाओं में धंसे रहते हैं, इन सब की बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि दांत को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को भी, और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया कि अपनी बकर कैविटी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये बकर कैविटी होती है अपनी। अब थोड़ी सी नोज की बात भी कर लेते हैं। तो जो ये नोज होता है अपना, तो ये किसी भी चीज़ की स्मेल को पहचान लेता है। ठीक है, जैसे कि आपने मूवी में एक सीन बहुत बार देखा होगा, एक कुत्ते को अपन ने कोई कपड़ा सुंघाया और वह कपड़ा पैसों के बॉक्स में डाल दिया, और वो पैसों का बॉक्स अपन 50 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। फिर पुलिस वाला आता है, भगाता भगाता उस बॉक्स के पास पहुंचता और पैसे वापस ले आता है। ठीक है, सीन देखा हुआ ना। तो ऐसा क्या होता है जो इतनी दूर तक इसकी स्मेल को पहचान लेता है कुत्ता और उसके पीछे भाग जाता है? क्या ये सही में होता है या फिर एक झूठ या एक ऐसे ही सीन बनाया हुआ होता है? रियलिटी में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कुत्ते होते हैं उनके पास जैकोब्सन ऑर्गन्स होते हैं। क्या मनुष्य के पास जैकोब्सन ऑर्गन नहीं होते? जैकोब्सन ऑर्गन्स मनुष्य के पास भी होते हैं, लेकिन कुत्तों के जैकोब्सन अंग बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं
इसी कारण वह किसी भी स्मेल को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं और बहुत ज़्यादा दूरी होने पर भी उसको पहचान लिया जाता है। जैसे अपने मनुष्य की बात करें, जब भी कोई सब्जी बनती है तो उसकी स्मेल से आप पहचान लेते हो कि अभी खाना बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक निश्चित दूरी तक ही आप उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि अपने जैकोब्सन अंग इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, जैकोब्सन अंग, ठीक है ना। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे दांत या टीथ की संरचना और दांत किस प्रकार के होते हैं। चलिए अब बात करते हैं मनुष्य के दांतों की, ठीक है। मनुष्य की दांतों की बात की जाए तो मनुष्य के दांत विषमदंती, द्विबारदंती और गर्तदंती होते हैं। अब विषमदंती का मतलब क्या होता है या हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है? दो वर्ड आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुनोगे बायोलॉजी में, तो जब भी ये वर्ड आए तो इसका मतलब अभी से समझ लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। जब भी विषम आए कोई कहीं पर भी बायोलॉजी में ये वर्ड, विषम का मतलब होगा भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, और जहां पर भी सम देखने को मिले यानी समान प्रकार के। तो यहाँ पर अपने वर्ड यूज किया विषमदंती, यानी मनुष्य में पाए जाने वाले दांत भिन्न भिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? तो कृतनक, रदनक, अग्रस्वर्णक और स्वर्णक, ठीक है ना। इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, इसी कारण इनको विषमदंती कहा जाता है। अगला देखो द्विबारदंती। द्विबारदंती से तात्पर्य होता है दांतों का अपने जीवन में 2 बार आना। जब अपन छोटे बच्चे थे तब एक बार दांत आते हैं, उन्हें दूध के दांत या मिल्क टीथ कहा जाता है। ये दांत टूट जाते हैं और टूटने के बाद एक बार पुनः दांत आते हैं जो स्थायी दांत कहलाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों को द्विबारदंती कहते हैं। समझ गए, एक मिल्क के दांत और दूसरे स्थायी दांत। उसके बाद बात करते हैं गर्तदंती का। गर्त का मतलब होता है गड्ढे में धंसा हुआ, गर्तदंती। और गड्ढे में क्या है? दांत अपने, तो अपने दांत होते हैं मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं, इसीलिए इसे गर्तदंती कहते हैं। जब कभी भी अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आए गर्तदंती का मतलब, तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हो, मुक्का लेना है और अपने मुंह पर मारना है, और जैसे आप अपने मुख पर मुक्का मारोगे तो एक दांत टूट जाएगा और जहाँ से दांत टूटेगा वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि अपने दांत एक गड्ढे में या मसूड़ों में धंसे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे समझ सकते हो इस पॉइंट को प्रैक्टिकली भी, ठीक है। अब बात करते हैं दंत सूत्र या टीथ फॉर्मूला का। अब इसके अंदर मैं आपको ऐसी मैथ बताऊंगा कि मैथ वाले भी हैरान हो जाएंगे। ये मैथ किसी को नहीं आएगी, ओनली बायोलॉजी के अलावा किसी स्टूडेंट को नहीं। जब कभी भी आपकी मैथ वालों से किसी टॉपिक के लिए बहस हो जाए, मैथ वाले कहेंगे मेरे को इतनी मैथ आती है, अवकलन आता है, समाकलन आता है, तो उसको एक ये फंडा पूछ लेना कि भाई तेरे को इतनी मैथ आती है तो ये वाला करके दिखा, ठीक है ना। तो अभी सीख लो पहले क्या होता है ये वाला दंत फॉर्मूला। तो मनुष्य, छोटे बच्चे होते हैं उनमें कम दांत पाए जाते हैं, 17 साल में अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और जो 17 साल से बड़ा है, 18 साल से 19 का है, 20 का है, तो उसमें अलग संख्या में दांत पाए जाते हैं। किसमें कितने पाए जाते हैं वो देखते हैं। बच्चों की बात की जाए, छोटे बच्चों की, तो इसका दंत सूत्र होता है 2102 अपॉन 2102। 2102 यानी इंसीजर 2, इधर भी 2, कैनाइन इधर 1 इधर 1, प्रीमोलर 0 0 और मोलर 2 और 2, ठीक है। तो टोटल काउंट कर दो, पहले 2 और 1 3 और 2 5, और नीचे वाले भी काउंट कर दो 5, ठीक है ना। तो 5 अपॉन 5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 और 10, तो टोटल कितने हो गए? 20। यानी ऊपरी जबड़े में 10 दांत पाए जाते हैं
और निचले जबड़े में भी 10 दांत पाए जाते हैं छोटे बच्चों के अंदर। फिर बात करें 17 साल की आयु वाले बच्चों के अंदर, जैसे कि आप हो, ठीक है ना, आप में कितने दांत पाए जाते हैं? बहुत सारों को पूछो तो 32 कहेंगे तो रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो कितने पाए जाते हैं वो इधर देखिए अभी, 2 1 2 1 यानी 21 22 अपॉन 21 22। तो टोटल काउंट करो, 2 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7। नीचे भी काउंट करो, 3 3 और 4 7, तो 7 अपॉन 7। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो 14 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो 14, यानी 14 दांत ऊपरी जबड़े में और 14 ही दांत नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 28 दांत, ठीक है ना। अब बात करें वैश्य या एडल्ट की, तो इसकी बात करते हैं, यानी मेरी समझो, 2 1 2 3 यानी 21 23 अपॉन 21 23, ठीक है। अब दांतों की संख्या काउंट करो, 2 और 1 3 3 और 5 8, नीचे भी 8 8 8, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल कितने हो गए? 32 दांत। इस प्रकार एक एडल्ट में 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी मैं 2-4 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई डेंटिस्ट है और आप क्लास 8 के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, और बाहर से एक डेंटिस्ट आया है। उसने आते ही क्या किया, आपको पूछा कि आपके अंदर ऐसा कौन सा दांत का प्रकार है जो आपके अंदर नहीं पाया जाता है। यानी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक डेंटिस्ट है, दांतों का डॉक्टर, आपकी क्लास में आया, आप 5th या 8th क्लास के अंदर पढ़ते हो, तो उसने आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा है कि आपके अंदर वो कौन से प्रकार का दांत है जो आपके अंदर नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? फॉर्मूला पता चल गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। 8th में मैक्सिमम ईयर कितने होगी आपकी, एज कितनी होगी? 13-14 साल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए? बच्चों वाला, चाइल्ड वाला। तो इधर देखो, इंसिजर है, कैनाइन है, प्री मोलर दांत दिख रहे हैं 0, यानी प्री मोलर दांत आपके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा प्री मोलर दांत। आंसर समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। मान लीजिए आपकी आयु 17 साल है, तो आपके अंदर पाए जाने वाले प्री मोलर दांतों की संख्या बताइए, ठीक है ना। आपकी आयु कितनी बताई? 17 साल। तो 17 साल पे आ जाइए। आपके अंदर कौन से दांत बताने? प्री मोलर। तो प्री मोलर पे चलिए। दांतों की कुल संख्या पूछी है तो 2/2, ठीक है ना। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो 4। तो टोटल प्री मोलर दांतों की संख्या 17 साल की आयु वाले व्यक्ति के अंदर कितनी होगी? 8 पाए जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार किसी भी क्वेश्चन का आंसर इसको देखकर दे सकते हैं आप, ठीक है, समझ गए। और दूसरी, अब जैसे कि नीट में और कहते हैं कि जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अभी इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के दूंगा आपको। 12th के बोर्ड के अंदर ये पूछेंगे वैश्य के दंत सूत्र बताइए, जबकि नीट में सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो पूछेगा कि मिल्क टीथ के अंदर पे कौन से प्रकार के दांत हैं जो पूर्णतया अनुपस्थित रहते हैं। अब मिल्क टीथ बोला है तो मिल्क टीथ मतलब छोटे बच्चा होगा, और छोटा बच्चा होगा तो उसका दंत सूत्र ये वाला होगा। तो उसके अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देंगे, आपकी नॉलेज के साथ आप में कितना दिमाग है वो भी चेक किया जाता है नीट में। ये डिफरेंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा बोर्ड के एग्जाम में। आई होप ये दंत सूत्र तथा मानव के दांत किस प्रकार के होते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अपन, चलिए अब बात करते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार की। मनुष्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृतनक, रदनक, अग्रस्वर्णक और स्वर्णक। इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। अब देखते हैं इन दांतों के क्या क्या कार्य होते हैं। कृतनक है तो क्या काम आएगा? कुतरने के काम आएगा। रदनक है तो रदनक छीलने फाड़ने के काम आएगा।
अग्रस्वर्णक और स्वर्णक का मुख्य कार्य होगा क्या? चबाना। किसी भी चीज को चबाने के लिए जो दांत सर्वाधिक काम आते हैं तो वह अग्रस्वर्णक और स्वर्णक होते हैं। अब अग्रस्वर्णक और स्वर्णक में पहचान किस तौर पे की जाती है कि ये अग्रस्वर्णक है और ये वाला स्वर्णक है, तो इनकी संरचना को देखकर इनमें मुख्य रूप से डिफरेंस किया जाता है कि इसकी संरचना त्रिकोणीय होती है और स्वर्णिक की संरचना चौकोर होती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सत्य और असत्य कथन का चयन कीजिए, इसके अंदर नीट के अंदर और जब AIPMT होती थी वहां पूछा गया था कि पाचन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मनुष्य में त्रिकोणीय चबाने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। मनुष्य में चौकोर चबाने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ गए होंगे चौकोर चबाने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। ये सत्य कथन है और ऊपर वाला गलत कथन था। ठीक है, तो ये हो गए इसके कार्य। अब देखते हैं इनकी संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वैसे याद भी कर सकते हो और दूसरा मैंने लॉजिक बताया था कि ओनली एक फॉर्मूला याद करते हुए आप इन संख्याओं को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं लॉजिक। अब मनुष्य का दंत सूत्र होता है, एडल्ट की बात की जाए तो 21-23/21-23। अब देखो ये तो सबको याद है, 99% बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये दंत सूत्र याद रहता है, लेकिन वो क्या भूल जाते हैं, जो सबसे बड़ा लॉजिक होता है वो भूल जाते हैं कि ये दांत कौन सा है, ये दांत कौन सा है, ये दांत कौन सा और ये दांत कौन सा है। तो ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, अगला प्रीमोलर और लास्ट वाला मोलर होता है। ठीक है, अब मेरे को इंसीजर दांतों की संख्या ज्ञात करनी है तो 2/2 ऊपर नीचे 2 बार 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होती है, नीचे वाले जबड़े में भी 4 होती है। टोटल दांतों की संख्या 4 + 4 8 हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं रदनक की, तो 1 तो ये 1 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2/2, यानी ऊपर वाले जबड़े में रदनक दांतों की संख्या 2 होती है और नीचे वाले जबड़े में रदनक दांतों की संख्या 2 होती है। टोटल मनुष्य में पाए जाने वाले रदनक दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगला है अग्रस्वर्णक, समझ गए, 2 तो कितने आएंगे फिर से 8 ही। फिर लास्ट मोलर दांतों की संख्या तो 3/3 मल्टीप्लाई 2 × 2 कितना 6 कितनी हो जाएगी 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 ही नीचे वाले जबड़े में। तो टोटल मनुष्य में पाए जाने वाले स्वर्णक दांतों की संख्या 12 होती है। तो इस प्रकार आप दांतों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो बिना रट्टा मारे। तो ये लॉजिक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर अब अपन को पूछ लिया कि मनुष्य में पाए जाने वाले स्वर्णक दांतों की संख्या, सर अब हम बच्चों वाला लिखे, 17 साल वालों का लिखे या एडल्ट का लिखे। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो आपको एडल्ट वाला ही लिखना है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहाँ से घुमा के क्वेश्चन आता था कब, जब RPMT और AIPMT अलग से होती थी। तो RPMT वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही था, कौन सा, अभी सुनिएगा। जो खरगोश होता है या चूहा होता है, चूहा ले लेते हैं अभी, चूहा होता है, उसके ये ऊपर एक नीचे वाला दांत, ठीक है ना, 2 दांत हैं। अपन ने नीचे वाला दांत, ये वाला दांत तोड़ दिया है, तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अभी ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, सीधे आंसर पर ही आ रहा हूँ। तो क्या होगा कि इसके अंदर, चूहे के अंदर कौन से दांत होंगे, इनमें से बताइए पहले, सबसे पहले। तो कृतनक दांत होंगे, कि चूहे का काम क्या है, कुतरना और कुतरेगा, तो इसमें कृतनक दांत पाए जाएंगे। तो ये कृतनक दांत जीवन भर ग्रोथ करते हैं। तो ये ग्रोथ करते 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 उस गुहा के अंदर, मान लीजिए कि मेरा ये वाला दांत है और एक ये वाला दांत है, मैंने नीचे वाला दांत तोड़ दिया, तो ऊपर वाला दांत ग्रोथ करता करता उस गड्ढे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मुंह की जो गुहा है, कैविटी है, वो बंद हो जाएगी और बाहर से उसका मुख सही तरीके से नहीं खुल पाएगा, तो बाहर से वो भोजन नहीं ले पाएगा, जिसके कारण भूखमरी के कारण
उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही होता है, चूहे की भूखमरी के कारण मृत्यु हो जाती है जब उसका नीचे वाला दांत तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। अब सर किसी ने पूछ लिया कि सर क्या अपने में भी ये दांत तोड़ दिया जाए तो क्या अपने भी भूखमरी के कारण मृत्यु हो जाएगी? जी नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मनुष्य में पाए जाने वाले दांत एक निश्चित आयु तक ही ग्रोथ करते हैं, उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है अपन जब संरचना देखेंगे दांत की उस समय समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। तो अभी आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं दांत की संरचना की या स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। जब अपन दांत की संरचना देखते हैं तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, अपने मुंह पे एक मुक्का मारना है और अपने मुंह से एक दांत तोड़ के निकालना है। जैसे कि एक दांत मैंने अभी ये निकाला है तोड़ के, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा इस दांत को, ये वाला दांत है, ठीक है। इस दांत को देखोगे तो ये दांत यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, ये टीथ ही है। जैसे मैंने यहाँ पे दांत तोड़ा मेरे मुंह से तो यहाँ पर एक गड्ढा या गुहा का निर्माण हो गया, गर्त का निर्माण हो गया, क्योंकि ये दांत होता है अपने इस गर्त के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला दांत है, यही दांत जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है मेरे हाथों में वही भाग है, और ये पूरा का पूरा गर्त है। इसकी संरचना को आप एक जो लाइट के खंबे होते हैं देखे होंगे, आपके घर के बाहर होंगे खंबे, वो देखे होंगे जमीन के अंदर धसा रखे होते हैं। तो ये दांत भी इसके अंदर या गर्त के अंदर धसा हुआ रहता है। जो खंबे का बाहरी संरचना होती है आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा ठोस होती है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है। उसी प्रकार ये जो दांत की संरचना बाहर की तरफ दिखती है ये भी बहुत ज़्यादा कठोर होती है। अब देखते हैं ये दांत की संरचना जो बाहर की तरफ दिखती है वो इतनी कठोर क्यों होती है। खंबे की बात की जाए या किसी मीनार की बात की जाए तो वो कठोर इसीलिए होती है क्योंकि वो पत्थर से निर्मित होती है और पत्थर बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इसकी बात की जाए दांत की तो इसका जो बाहरी भाग जो अपन को दिखता है वह इनेमल से निर्मित होता है, और इनेमल जंतु जगत का या एनिमल किंगडम का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है। और बात की जाए कंप्लीट बायोलॉजी की तो कंप्लीट बायोलॉजी में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है वो आपने रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, अभी अपन जंतु जगत पढ़ रहे हैं इसलिए जंतु जगत का मैंने बता दिया। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 96% तक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें जितने ज़्यादा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसकी कठोरता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जंतु जगत में यही एक पदार्थ होता है जिसकी कठोरता सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें 96% भाग अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है। और दांत की जो सबसे बाहरी संरचना होती है, सबसे बाहरी संरचना जो मेरे हाथ में है अभी, ये इनेमल से ही निर्मित होती है। समझ में आ गया इनेमल क्या होता है? अब अपन इसके अंदर की तरफ जाते हैं। इसके अंदर का ये ब्लू मार्कर से मैंने जो बनाया है, इस ब्लू मार्कर से बनी हुई संरचना डेंटिन होती है। इस डेंटिन की बात की जाए तो इस डेंटिन के अंदर सजीव कोशिकाओं का जाल होता है। इन सजीव कोशिकाओं को ओडेंटोब्लास्ट कोशिका कहते हैं। ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिका केवल कुछ समय के लिए ही सक्रिय रहती है, उसके बाद निष्क्रिय हो जाती हैं। इसीलिए जो मनुष्य के दांत होते हैं एक निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं। जब तक ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं ये विभाजन करके दांत में वृद्धि करते रहते हैं। जैसे ही ओडेंटोब्लास्ट कोशिका निष्क्रिय हो जाती है दांतों में वृद्धि रुक जाती है। तो ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं को दंत कोशिका भी कहते हैं। अच्छे से याद रखना, दांतों में पाई जाने वाली सजीव कोशिकाएं कौन सी होती है तथा ये कहाँ पर पाई जाती हैं। डेंटिन की एक और बात है खासियत कि डेंटिन में लगभग 62 से 69 तक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसी कारण ये भी कठोर पदार्थों में आता है। फिर बात करते हैं, आप देखोगे यहाँ पर ये कैविटी बनाई है मैंने रेड पेन से। इस कैविटी को मैंने नाम दिया है पल्प कैविटी या मज्जा कुआ। ठीक है, इस मज्जा कुआ के अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है और ये रुधिर वाहिनियाँ
इस दांत को या ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करती रहती है। तो ये देखिए पल्प यानी मज्जा कैविटी में उपस्थित रुधिर वाहिनियां तथा तंत्रिका वाहिनियां, और यही तंत्रिका वाहिनियां भी पाई जाती है जो मस्तिष्क से सीधे कनेक्टेड होती है या जुड़ी रहती हैं। ये रुधिर वाहिनियां सप्लाई हो रही है और यहीं पे एक शीट छिद्र या एपिकल पोल होता है, नाम याद रखना। तो ये पूरी की पूरी दांत की संरचना होती है। इस दांत की संरचना को समझने के लिए अपन ने इस दांत को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सीकर, ग्रीवा और मूल। जैसे कि ये वाला मेरा पार्ट है, ठीक है, शरीर है, इसका जो ऊपर वाला भाग है ये शीर्ष पार्ट हो गया, क्राउन पार्ट, ये गर्दन वाला भाग हो गया और ये रूट वाला पार्ट हो गया। तो दांत का भी जो बाहरी संरचना जो अपन को आराम से दिखाई देती है वो होती है सीकर यानी क्राउन। उसके बाद छोटा सा पार्ट होता है गर्दन का या नेक का। उसके बाद जो अंदर की तरफ रुधिर वाहिनियों के अंदर धंसी रहती है उसे रूट या मूल कहा जाता है। तो ये कंप्लीट दांत की संरचना होती है। आपको इसके अंदर अच्छे से याद रखना ओडेंटोब्लास्ट कोशिका, इनेमल बहुत अच्छे से याद रखना और डेंटिन क्या होता है। ये 3 पॉइंट इसके अंदर बहुत अच्छे से याद रखना है और दांत की संरचना एक बार याद रख लेना कैसी होती है। तो ये थी दांत की संरचना, ठीक है। आगे अपन कल बात करेंगे, कल नया टॉपिक लेंगे, उसके अंदर अपन लेंगे